गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अभी ख़त्म किया है चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये चैप्टर है तो बहुत छोटा और बच्चे इसमें सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान देते, कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देते। इसके कारण बोर्ड में खास तौर से एमसीक्यू और असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है अक्सर गलत हो जाते हैं। तो कंसेप्ट को समझे बिना मैथ्स में आगे कभी नहीं बढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें नाम में ही इनवर्स है। अब सीबीएसई ने करा क्या कि फंक्शन में आसान बनाने के लिए, सिलेबस को कम करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपोजिट फंक्शन, और कंपोजिट फंक्शन के बाद आता था इनवर्स ऑफ फंक्शन, वो कट कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि बच्चे पढ़े इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स फंक्शंस। अब इनवर्स का कंसेप्ट हमने हटा दिया, तो डायरेक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको समझ कैसे आएगा? तो मैं आपको बेसिक्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन क्या होता है वो बताऊंगा, तभी आप को पता लग पाएगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वगैरह लेते हैं वो उसका क्या रीजन है। तो बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो कंपोजिट फंक्शन पहले पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। फर्स्ट विल डिस्कस कंपोजिट फंक्शन। तो चिल्ड्रन, एक फंक्शन है f फ्रॉम a टू b और एक दूसरा फंक्शन है g फ्रॉम b टू c। अब f क्या कर रहा है? x1 को सेंड कर रहा है y1 पे, x2 की इमेज बना रहा है y2 और x3 की भी y2। g फंक्शन सेट b में दो एलिमेंट है y1 y2, उनको लेके जा रहा है z1 के पास और z2 के पास। मतलब g ऑफ y1 इज z1, g ऑफ y2 इज z2, और f ऑफ x1 इज y1, f ऑफ x2 इज y2, f ऑफ x3 इज y2। तो अब हम देख पा रहे हैं कि यहां से यहां a टू c एक डायरेक्ट फंक्शन हमें मिलता है। इसको हम GOF कहते हैं। अगर a टू b f है और b टू c g है तो FOG नहीं कहते। कई बार हमें लगता है इसको FOG लिखना चाहिए था, शायद सर ने गलती से GOF लिख दिया। अगर f a टू b है और g b टू c है तो a टू c एक फंक्शन डिफाइन करेंगे GOF। तो अब ये GOF कैसे डिफाइन होगा? देखो, x1 अल्टीमेटली पहले y1 पे गया, y1 से z1 पे। तो अगर मैं डायरेक्ट देखूं, x1 चला a से और गया z1 पे, तो GOF एट x1 इज z1। फिर x2 y2 पे गया और y2 से z2, तो x2 गया फाइनली z2 पे, तो GOF x2 को लेके गया z2 पे। और x3 पहले y2 से अटैच हुआ फिर z2 से, तो GOF x3 को फाइनली वो पहुंचा रहा है z2 पे, तो GOF x3 इज z2। तो GOF x1 z1 है और z1 क्या है? ये G इसको लेके आया y1 को z1 पे, तो z1 को हम लिख सकते हैं GY1। और y1 क्या है? fx1, क्योंकि ये a टू बी फंक्शन f है और x1 y1 पे जा रहा है, तो y1 इज fx1। तो GOF एट x1 इज z1 और z1 इज g ऑफ y1 और y1 इज g fx1, y1 इज fx1। तो हमें मिला GOF एट x1 इज g एट fx1। सिमिलरली GOF एट x2 हमने z2 निकाला था और z2 क्या है? GY2। GY2 को z2 पे लेके जा रहा है, तो z2 इज GY2 और y2 क्या है? fx2। fx3 भी है, अभी मैं fx2 लिखूंगा। तो GOF एट x2 इज g एट fx2। सिमिलरली GOF एट x3 z2 आ रहा है और z2 को हम लिखेंगे GZ2 को, GY2 को z2 पे लेके जा रहा है, तो GY2 इज z2 और y2 है f ऑफ x3। y2 f फंक्शन x3 को y2 पे ले जा रहा है, तो y2 को हम fx3 लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं
इसको मैं फिर से शॉर्ट में बना लेता हूँ डायग्राम को। ये ए सेट है, ये बी, ये सी। ए से एक्स चला वाई के पास और बी से वाई चला जेड के पास। तो ए से एक्स को वाई में लेके आया एफ, तो वाई को हम कहेंगे एफ एक्स। और वाई गया जेड, जी वाई को जेड से मैच कर रहा है, तो जेड क्या है, जी ऑफ वाई। और जी वाई को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स। तो यहां से यहां एक फंक्शन मिला जेड ओ एफ ए टू सी। तो if f is a function from a to b and g is a function from b to c, then GOF is a function from a to c defined as GOF at x is gfx। पहले x y पे गया और y z पे गया। तो z क्या है, g इमेज ऑफ y, gy। और y क्या है, f ऑफ x, y क्या है, f इमेज ऑफ x। तो GOF at x is gfx। तो f फंक्शन a to b, g फंक्शन from b to c, तो GOF is a function from a to c such that GOF at x is gfx। अब एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है, इसको जानना जरूरी है। फंक्शन आइडेंटिटी से क्लियर है कि जो इनपुट है वही आउटपुट हो, तो इनपुट की आइडेंटिटी बची रहेगी, इनपुट की आइडेंटिटी बची रहेगी। तो फंक्शन f फ्रॉम a टू a ये हमेशा सेम सेट टू सेम सेट होता है, r टू r, a टू a, z टू z। ए फंक्शन f फ्रॉम a टू a is said to be identity function if f of x is x, means input x और आउटपुट fx भी x। तो if f of x is x for all x in the domain, तो अगर fx इक्वल टू x है तो ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल I लोअर स्क्रिप्ट a, IA। इन्वर्टिबल फंक्शन, किन फंक्शंस को इन्वर्टिबल कहते हैं, लेट अस स्टडी। ए फंक्शन f फ्रॉम a टू b is said to be invertible if there exist ए फंक्शन g फ्रॉम b टू a, f a टू b है तो g b टू a होना चाहिए such that GOF is identity in A and FOG is identity in B। तो GOF A to A होगा, GOF फंक्शन A to A होगा, डिफाइंड एज GOF at x is x, आइडेंटिटी तभी बनेगा ना GOF की x पे वैल्यू x आए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। एंड FOG B to B होगा, डिफाइंड एज FOG at y is y for all y in B। We call in such a case G is the inverse of F and we write F inverse is G। तो एक रिजल्ट है। अब ये जी आएगा कब, हमें कैसे पता लगेगा कि ऐसा जी पॉसिबल है निकालना कि नहीं। एफ ए टू बी है तो कैसे पता लगेगा कि जी बी टू ए हम निकाल भी पाएंगे कि नहीं, एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। खोजा उसी को जाएगा ना जो एग्जिस्ट करता है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके एग्जिस्टेंस की कंडीशन है ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी विल बी इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू। अब देखिए 1 1 एंड ऑन टू, मैंने एक फंक्शन लिया f फ्रॉम a टू b, a में x1 x2 x3, b में y1 y2 y3, x1 y1 x2 y2 पे जा रहा है, x3 की इमेज y3 है। अब मैं दोबारा से ले लेता हूँ, ये 1 1 है और ऑन टू भी है। तो अब मैं एक g डिफाइन करता हूँ b टू a, तो b में एलिमेंट y1 y2 y3 है, तो g मैं डिफाइन करता हूँ b टू a सच दैट y1 मैप्ड विद x1, y2 की g इमेज x2, y3 इज g ऑफ x3, g ऑफ y3 इज x3, y3 की g इमेज x3। तो फाइनली क्या हुआ, x1 y1 पे गया, फिर से x1 पे चला गया g के द्वारा, f x2 को y2 पे लेके जा रहा है, g y2 को x2 पे, तो x2 से मैच हुआ फाइनली और x3 से मैच हुआ फाइनली। तो GOF A to A एक फंक्शन मिल गया सच दैट GOF at x is x, x1 y1 पे गया, y1 से फिर g उसको x1 पे ले गया, तो x1 मैच टू x1, सिमिलरली x2 टू x2, x3 टू x3। तो यहाँ GOF at x is x, तो GOF को मैं कहूँगा आइडेंटिटी इन A। आइडेंटिटी इन A क्यों कहा, क्योंकि A to A है। अब मैं पहले B को लिख लेता हूँ, इसके एलिमेंट थे y1 y2 y3 और A था x1 x2 x3, तो मैंने यहाँ फंक्शन डिफाइन किया था b टू a जिसमें y1 की इमेज g इमेज x1 है, g ऑफ y2 इज x2, g ऑफ y3 इज x3, और a टू b एक फंक्शन था f, a टू b कौन सा फंक्शन था f। तो ये कैसा था फंक्शन,
एफ x1 इज y1, x2 का y2, x3 पे y3। तो फाइनली क्या हुआ, जी y1 को x1 पे ले गया, f x1 को y1 पे ले गया, तो y1 y1 पे ही पहुंच रहा है। सिमिलरली y2 x2 पे जाके फिर y2 पे चला गया, y3 y3 पे चला गया। तो यहाँ से यहाँ एक फंक्शन हम डायरेक्ट देखें तो y1 y1 पे मैच हो रहा है, y2 y2 पे मैच हो रहा है, y3 y3 पे। तो यहाँ g लिखा और यहाँ f, तो ये वाला कंपोजिट बनेगा। इसमें पहले सेकंड को लिखते हैं तो एफ ओ जी, यहाँ जी ओ एफ लिखा था ना क्योंकि यहाँ जी था, तो यहाँ एफ है यहाँ जी है, तो इसको हम एफ ओ जी लिखेंगे। तो एफ ओ जी एक फंक्शन मिला मुझे बी टू बी सच दैट एफ ओ जी एट वाई इज वाई फॉर ऑल वाई इन बी, तो एफ ओ जी इज आइडेंटिटी। तो हमें दो फंक्शन मिल गए, जी ओ एफ ए टू ए, एफ ओ जी। हमें एक फंक्शन मिला जी सच दैट जी ओ एफ इज ए टू ए और आइडेंटिटी ने एफ ओ जी बी टू बी, आइडेंटिटी इन बी। तो G जो है वो A का इनवर्स, F का इनवर्स होगा, क्योंकि इनवर्स की यही कंडीशन थी। तो we observe that if F is a function from A to B is 1 1 and on to such that F of X is Y, तो हम फाइंड कर सकते हैं फंक्शन G from B to A which is also 1 1 and on to such that G Y is X। तो G को हम लिखते हैं F इनवर्स, तो F इनवर्स Y is X। तो ये मैंने बड़े ब्रीफ में आपको इन्वर्टिबल फंक्शन की कहानी बताने की कोशिश करी। तो अब हम पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तो हम ग्राफ से पढ़ेंगे। ग्राफ से बेटर इससे कहीं समझ में नहीं आ सकता। तो ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका ग्राफ सबको पता है, 0 पे 0, पाई बाई 2 पे 1, पाई पे 0, फिर -1 0 लाइक दैट। तो आप ये फंक्शन देख रहे हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर है, रेंज -1 to 1 है। सभी का साइन डिफाइन होता है ना, सभी एंगल का साइन निकाल सकते हैं। तो इसकी डोमेन आर है, रेंज -1 to 1 है, क्योंकि ये -1 मैक्सिमम वैल्यू आ रही है मिनिमम और 1 मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो अगर मैं इस फंक्शन को डायरेक्ट देखूं पूरी रियल लाइन पे, तो हॉरिजेंटल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है। तो जब भी हॉरिजेंटल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करती है फंक्शन 1 1 और नहीं होता, और ऑन टू भी नहीं है क्योंकि रेंज -1 to 1 है। तो अगर मैं एफ आर टू आर डिफाइन करूं बाय एफ एक्स इज साइन एक्स, देन इट इज निदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो ऑन टू तो मैं इसे बड़े आसानी से बना सकता हूँ। रेंज को मैं यहाँ आर को -1 to 1 रिप्लेस कर दूं, मैंने कोडोमेन आर लिया ना, कोडोमेन को मैं रेंज के इक्वल डिफाइन कर दूं, यहाँ पे मैं -1 to 1 ले लूं, तो ये मेरा ऑन टू हो जाएगा। तो इसे 1 1 भी बनाना है, तो हमें क्या चाहिए, रेंज चाहिए ना। -1 to 1 वैल्यू हमें देखो, -π/2 से π/2 तक अगर मैं ग्राफ कंसीडर करूं तो मेरी पूरी रेंज कवर हो रही है। -π/2 पे -1 है, यहाँ पे 1 है। तो इसको मैं R to R ना डिफाइन करके सिर्फ -π/2 to π/2 ले लेता हूँ, तो मुझे ये वाला ग्राफ मिल जाता है। अब बाकी पोर्शन को इग्नोर कर दो, इतने पोर्शन में कोई भी ओरिजेंटल लाइन इसे एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेगी, ये 1 1 हो जाएगा। और अगर मैं कोडोमेन को -1 to 1 ले लूँ तो ये ऑन टू भी हो जाएगा। तो ये 1 1 ऑन टू होने के कारण इन्वर्टिबल हो जाएगा। अभी आपको पता लग रहा है ना, पाई पे भी वैल्यू 0 है, 2 पाई पे भी 0 है, तो बहुत सारे सेम एक्स पे डिफरेंट एक्स पे सेम वाई आ रहा है, तो ये 1 1 नहीं है। ऑन टू तो बना देंगे आर को चेंज करके -1 to 1, तो इसे 1 1 बनाने के लिए, और रेंज भी 1 1 तो इतने में भी बन जाएगा, 1 1 तो इतने में भी बन जाएगा, लेकिन रेंज पूरी -1 to 1 कवर करने के लिए इसे -π/2 to π/2 ले लेते हैं। तो हम एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं, बट f डिफाइंड फ्रॉम -π/2 to -1 1 defined as fx is equal to sin x is 1 1 and on 2 and hence invertible। तो जब इन्वर्टिबल है f a to b, तो g होता है b to a। तो मैं एक नया फंक्शन डिफाइन करूंगा और उसको कहूंगा साइन इनवर्स, क्योंकि ये साइन है, f क्या है यहाँ पे साइन है। तो साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ होगा, -1 to -π/2 to π/2 डिफाइंड बाय साइन इनवर्स, यहाँ पे कोई नंबर ले लो y, defined by sin inverse of any point in this interval। sin inverse of y is x if and only if sin x is y।
तो हम डिफाइन करेंगे साइन इनवर्स फंक्शन -1 to 1 से लेके -π/2 to π/2 सच दैट साइन इनवर्स ऑफ एनी y इन दिस इज x इफ एंड ओनली इफ साइन ऑफ x इज y। तो यहाँ साइन इनवर्स है ना, तो साइन को यहाँ ले आना, तो साइन इनवर्स y इज x, तो साइन x इज y, और यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। साइन x इज y, तो x को लिखेंगे साइन इनवर्स y, 1/sin नहीं लिखेंगे। जब साइन x y है तो x को लिखेंगे साइन इनवर्स y। तो -π/2 to π/2 को हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स। तो अब देख सकते हैं आप, अगर मैं इसको फंक्शन को यहां से यहां भी लेता ना, तब भी मुझे रेंज पूरी मिल जाती। यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे -1, तो π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, -5π/2 से -3π/2 लेते तब भी हो जाता। -3π/2 से -π/2 लेता, इतना पार्ट, इतने पार्ट में भी ये 1 1 हो जाता और ऑन टू भी। तो इनको हम कहेंगे अदर ब्रांच, हम इसी को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच डिफाइन किया गया है। तो इट इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इट्स अदर ब्रांचेस आर -3π/2 to -π/2, 3π/2 to 5π/2, π/2 to 3π/2 एटसेट्रा। अब इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे। इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे साइन इनवर्स x का? तो जो एक तो तरीका है, आप इसको रोटेट कर दो, इसी ग्राफ को आप रोटेट कर दो तो बन जाएगा। इसी ग्राफ को अगर आप x और y एक्सिस को रोटेट कर दोगे तो भी बन जाएगा। तो x एक्सिस को y एक्सिस बना दो, y एक्सिस को x एक्सिस बना दो। यहाँ पे आप x ले लो। तो क्या करना है, साइन 0 पे 0 था, तो साइन इनवर्स 0 भी 0 होगा, ये 0 पे 0 हो गया। वो π/2 पे 1 था, साइन π/2 1 था ना, अब साइन इनवर्स ऑफ 1 इज π/2 होगा, तो 1 पे वैल्यू आ जाएगी π/2। तो y एक्सिस पे आप एंगल मार्क करोगे, पहले x पे एंगल थे, y पे, तो 0 π/2 π 3π/2 2 π -π/2 -π -3π/2 -2π। तो पहले 0 पे 0 था, साइन 0 इज 0, तो साइन इनवर्स 0 इज आल्सो 0, यहाँ के इनवर्स हो जाता है। साइन π/2 इज 1, तो साइन इनवर्स 1 इज π/2, तो 1 पे वैल्यू π/2 हो जाएगी। साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन -π/2 इज -1, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -π/2 इज -1, तो साइन इनवर्स ऑफ -1 इज -π/2, तो -1 पे -π/2 हो जाएगा। तो ये ग्राफ बन जाएगा। ये फिर आगे ऐसे ही चलेगा, वही साइन वाला पैटर्न बन जाएगा, ये फिर आगे इससे ऐसे जाएगा। तो अगर सिर्फ हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बनाना है तो -π/2 पे -1 था, -1 पे -π/2, पहले -π/2 पे -1 आ रहा था, -1 पे -π/2 आएगा, और 1 पे π/2 आएगा, क्योंकि साइन π/2 इज 1, तो इनवर्स के केस में क्या होगा, साइन इनवर्स 1 इज π/2, तो 1 पे वैल्यू π/2 होगी, और ये बीच के पॉइंट पे निकाल दो, हाफ होगा π/6 पे, -हाफ होगा -π/6 पे। तो ये फ्री हैंड से इसको ज्वाइन कर देना, ये साइन इनवर्स का ग्राफ हो गया। तो वी से दैट, अब हम इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं। साइन इनवर्स मैंने कहां से कहां बताया था, -1 से लेके -π/2 टू π/2। तो साइन इनवर्स फाइनली क्या आएगी वैल्यू, जो भी आएगी वो इसमें आएगी ना, ये रेंज, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं रेंज को। तो रेंज है -π/2 टू π/2, तो इस इंटरवल में क्या होंगे, एंगल्स होंगे। तो साइन इनवर्स है क्या, एक साइन इनवर्स x एक एंगल है, किसमें, -π/2 टू π/2 लिखेंगे, रेडियन में सोच सकते हो, डिग्री में -90 टू 90, यानी कि -π/2 टू π/2 एक एंगल है जिसका साइन लेंगे तो x आएगा, प्रोवाइडेड ये x खुद -1 to 1 होना चाहिए, क्योंकि इसकी डोमेन कहां से है, -1 to 1। तो साइन इनवर्स x इज एन एंगल इन दिस इंटरवल whose साइन इज x provided x belongs to -1 to 1। अब साइन इनवर्स x का साइन लेंगे तो x आएगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, साइन इनवर्स x बोला है ना, इज एन एंगल,
हुज साइन इज एक्स, तो इसका साइन लेंगे तो एक्स आएगा, लेकिन ये एक्स होना चाहिए -1 to 1। अब साइन इनवर्स लेंगे साइन एक्स का, तो भी एक्स आएगा, लेकिन अब ये साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स की जो भी फाइनल वैल्यू है वो -90 to 90 आनी चाहिए, -π/2 to π/2। अब इसके बाद cos x का ग्राफ देखिए, cos x की डोमेन आर है, रेंज -1 to 1 है, तो cos x का ग्राफ से आप परिचित है, 0 पे 1 होता है, π/2 पे 0, पाई पे -1, 3π/2 पे 0, 2π पे -1, मैंने π/2 वगैरह नहीं दिखाए, 3π पे फिर -1, फिर 5π/2 पे 0, लाइक दैट, ऐसे इधर बनाएंगे। तो अब इसको भी देखें डायरेक्ट, यहाँ पे वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ भी वैल्यू 1 आ रही है, दो डिफरेंट एक्स पे, क्योंकि इसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करती है। मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बताया था, जब भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे तो वो ग्राफ जो है फंक्शन को रिप्रेजेंट 1 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो ग्राफ 1 1 फंक्शन नहीं होता, क्योंकि डिफरेंट एक्स पे सेम वाई आ जाता है। और ऑन टू बनाने के लिए तो मैं आर को -1 to 1 चेंज कर दूं तो ऑन टू बन जाएगा। तो अब इसमें आप ये देखिए, 0 से पाई के बीच में अगर मैं लेता हूं इसको 0 to पाई, तो मुझे -1 से लेके यहाँ -1 हो गया, यहाँ 1, तो मुझे पूरी रेंज मिल रही है। अगर मैं x को सिर्फ 0 to पाई कंसीडर करूं तो मेरा जो y है -1 से लेके 1 तक जाता है, और ये 1 1 ऑन टू भी हो जाता है 0 to पाई में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ओरिजेंटल लाइन इसको दो पॉइंट पे कट नहीं करेगी अगर मैं 0 to पाई पे रेस्ट्रिक्ट करके बाकी सारा ग्राफ मिटा दूं। तो हम डिफाइन करेंगे, अगर R to R डिफाइंड एज एफ एक्स इज कॉस एक्स, तो ये ना तो 1 1 होगा ना ऑन टू होगा, निदर 1 1 नॉर ऑन टू। लेकिन अगर हम इसे 0 to पाई लेंगे और कोडोमेन को -1 to 1 बना देंगे, डिफाइंड एज एफ एक्स इज कॉस एक्स, तो ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका इन्वर्स निकल पाएगा। हाँ, मैं इसे पाई से 2 पाई भी ले सकता हूँ, 2 पाई से 3 पाई पे भी डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन वो अदर ब्रांचेस होंगी। तो 0 to पाई पे हमें डिफाइन करना है। 10 भी डिफाइन कॉस इनवर्स, अब ये इन्वर्टिबल हो गया ना, तो अब मैं -1 से 1 इसको मैं डोमेन बनाऊंगा, इसको रेंज बनाऊंगा, कोडोमेन। तो अब हम एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे, कॉस इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम -1 1 to 0 to पाई, defined by cos inverse y is x if and only if cos x is y। 0 to पाई जो है cos इनवर्स y, यहाँ पे कोई भी y लेंगे, इसका cos इनवर्स x अगर आता है तो x cos ऑफ x जो है वो y होगा, और cos x y है तो cos इनवर्स y x होगा, cos x y, तो x हो जाएगा cos इनवर्स y, ये इधर जाके इनवर्स हो जाता है। 0 to pi is known as principal value branch of cos inverse y। अदर ब्रांचेस मैंने बताई हैं, -π to 0, यहाँ भी -1 to 1 वेरी हो रहा है, फिर 2 पाई से -π भी ले सकते हैं, इतना पार्ट फंक्शन का, इतना पार्ट -3 पाई से -2 पाई लेंगे तो भी 1 1 ऑन टू हो जाएगा, अगर मैं इसको भी -1 to 1 कर दूं। लेकिन इनको हम अदर ब्रांचेस कहेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसी को कहेंगे। तो कॉस इनवर्स डिफाइन हो गया। अब इसका ग्राफ देखो, कॉस, इसमें भी पॉइंट इधर लगा देना, 0 π/2 पाई, 3π/2 2 पाई, 5π/2 आगे ले जाओ ना ले जाओ, इतना छोड़ देना, -π, -3π/2 -π/2 -2 पाई एटसेट्रा। कॉस 0 1 था, तो कॉस इनवर्स 1 जो है 0 होगा, तो 1 पे कॉस इनवर्स जो है 0 होगा, तो 1 पे वैल्यू 0 आएगी। फिर π/2, कॉस π/2 कितना था 0, तो कॉस इनवर्स कॉस π/2 0, तो कॉस इनवर्स 0 इज π/2, तो जब मेरा x 0 होगा तो कॉस इनवर्स उसका π/2 आ जाएगा, तो 0 पे वैल्यू आ गई π/2। कॉस 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 ऑफ पाई इज -1, तो कॉस इनवर्स ऑफ -1 इज पाई, तो -1 पे वैल्यू पाई आएगी, तो ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, बिकॉस 1 0 है
तो cos इनवर्स 0 इज 1, cos 0 इज 1, तो cos इनवर्स 1 इज 0, तो 1 का cos इनवर्स 0, तो 1 पे 0 आ जाएगा, 0 पे π/2 आ जाएगा, और पाई पे -1 होता था तो अब -1 पे पाई हो जाएगा। तो ये ग्राफ आ जाएगा। इसको फिर आगे ऐसे बढ़ाते रहना जैसे cos का था। तो उसी ग्राफ को अगर आप 90 पे रोटेट करेंगे आ जाएगा। अब इसी को मैंने लार्ज करके -1 और 1, ये तो मेरी डोमेन मैंने ली थी ना, और 0 टू पाई इसके हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ली थी। तो 0 पे 0 कब होता है cos π/2 पे, तो 0 पे वैल्यू π/2 आ जाएगी। हाफ कब होता है cos हाफ π/3, तो cos इनवर्स π/3 इज हाफ, cos इनवर्स π/3 इज हाफ, तो हाफ पे π/3 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह माइनस हाफ 2π/3 पे आएगा, और पाई पे -1 आ जाएगा, तो -1 पे ये पाई आ जाएगा। तो इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज दिस। इसके बाद हम कह सकते हैं वी डिफाइन cos इनवर्स x इज एन एंगल इन 0 टू पाई हुज कोसाइन इज x प्रोवाइडेड -1 जो है x जो है -1 टू 1 के बीच में होना चाहिए इंक्लूडिंग एंड पॉइंट। और हम कहेंगे cos, तो cos इनवर्स को मैंने क्या कहा, एक एंगल बोला, कहाँ 0 टू पाई में, जिसका cos लेने पे हुज कोसाइन इज x, तो cos इनवर्स x इज एन एंगल हुज कोसाइन इज x होना चाहिए क्लोज इंटरवल -1 टू 1 में। अब cos इनवर्स ऑफ cos x भी x आएगा, क्योंकि ये cos इनवर्स है, और cos इनवर्स का जो भी आंसर आएगा उस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आएगा, और वो 0 टू पाई होगा। तो आज हमने दो इनवर्स फंक्शन के बारे में स्टडी की, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट भी पढ़ाना जरूरी था। तो आपके पास अभी बचा हुआ है tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, उसको भी हम आगे ढंग से एक्सप्लोर करेंगे। क्वेश्चन इसके बहुत आसान है, लेकिन कंसेप्ट आने जरूरी हैं, क्योंकि जब तक आपको कंसेप्ट नहीं आएंगे आप जो है MCQ रीजनिंग वाले क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे को 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, पता है कहाँ बच्चे गलती करते हैं। तो बेटा जब तक ये जिद रखोगे ना कि हमें पढ़ना तो है नहीं, डीप में जाके और नंबर लाने, वो हो नहीं सकता। जब तक इनपुट जितने होंगे उतनी ही आउटपुट आएगी। तो इनपुट जब तक 100% नहीं होगी तो आउटपुट 100% एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। हाँ, ईश्वरीय चमत्कार हो जाए, अचानक वही सब कुछ आ जाए जो आपने पढ़ा है, एग्जामिनर आपसे पूछ के ही पेपर सेट कर दे, तो अलग बात है। इसलिए बेसिक कंसेप्ट को इग्नोर नहीं करें, वो बच्चे खास तौर से जिन्हें मैथ्स में पूरे 100 नंबर लाने हैं, और लाने ही चाहिए, क्योंकि यही तो एज है आपकी मेहनत करने की। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।